डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंट्रोपी चेंज व्हेन ऑफ एन आइडियल गैस विद चेंज इन वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यानी कि जब हम आइडियल गैसेस के प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में जब चेंजेस करते हैं तो वहाँ उस गैस में एंट्रोपी में क्या चेंज आता है। आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। यानी कि अगर हम 2 या मोर देन 2 आइडियल गैसेस को मिक्स करते हैं तो वहाँ उन आइडियल गैसेस की एंट्रोपी में क्या चेंज आता है। एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, किसी एक की इंक्रीज होगी या एक की डिक्रीज होगी, या जितना भी हम मिक्स कर रहे हैं आइडियल गैसेस उन दोनों 2 कर रहे हैं या फिर 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, या एन नंबर ऑफ आइडियल गैसेस अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो सबकी इंक्रीज होगी या सबकी डिक्रीज होगी, या कुछ की कांस्टेंट होगी, कुछ की इंक्रीज, कुछ की डिक्रीज। तो जितनी भी आइडियल गैसेस हम मिक्स कर रहे हैं उनकी एंट्रोपी में क्या चेंज आता है। तो हमें एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए सबसे पहले सिर्फ 2 गैसेस का मिक्सचर लेकर चलेंगे और दोनों गैसेस को हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे मिक्स कर लेंगे। लेट कर लिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर N1 मोल ऑफ आइडियल गैस 1 हैविंग प्रेशर, इनिशियल प्रेशर P1 नोट is mixed with N2 मोल ऑफ आइडियल गैस 2 which had इनिशियल प्रेशर P2 नोट। यानी कि 2 गैस ले ली हमने, आइडियल गैस 1 और आइडियल गैस 2। फर्स्ट जो है उसके N1 मोल्स है वो मिक्स किए हमने सेकंड के N2 मोल्स के साथ, और आइडियल गैस 1 है इसका प्रेशर है P1 नोट और आइडियल गैस सेकंड इसका प्रेशर है P2 नोट। जैसे ही हमने मिक्स किया, आफ्टर मिक्सिंग हमने जो मिक्सचर मिला हमें उसमें जो P1 है वो है पार्शियल प्रेशर गैस 1 का और P2 है वो पार्शियल प्रेशर सेकंड गैस का, और जो टोटल प्रेशर है इस मिक्सचर का वो है कैपिटल P से हमें डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने दोनों गैसेस को मिक्स किया, मिक्स करने से प्रेशर है इनिशियल कितना था P1 नोट, अब फाइनल कितना आ गया है गैस 1 का P1। सेकंड गैस का इनिशियल प्रेशर कितना था P2 नोट, और यहाँ पे अब जो मिक्सचर मिला है हमें वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो सेकंड गैस, क्योंकि इस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है वो कंट्रीब्यूशन है गैस 1 का भी कुछ न कुछ वहाँ पे प्रेशर है और गैस 2 का भी वहाँ पे कुछ न कुछ पार्शियल प्रेशर है। तो जब प्रेशर में चेंजेस आ रहा है तो उनकी एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब कोई आइडियल गैस है और उसके जब वेरिएबल हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो या फिर प्रेशर चेंज हो, तो हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। अब यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, देन एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन प्रेशर चेंजेस फ्रॉम इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर कैन बी गिवन एस डेल्टा एस। अगर n मोल यहाँ मिक्स कर रहे हैं N1 और N2, लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में जो जनरल केस डिराइव किया था वहाँ पे हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लेके चले थे स्टार्टिंग में। तो फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एंट्रोपी चेंज व्हेन प्रेशर चेंजेस फ्रॉम इनिशियल प्रेशर Pi to final pressure Pf can be given as Pi by Pf पर मोल। इस फॉर्मूले से हम एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं जब किसी आइडियल गैस के 1 मोल में प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर में चेंज हो रहा हो। तब यहाँ पे यही फॉर्मूला हम आइडियल गैस 1 पे लगाएंगे और आइडियल गैस सेकंड पे लगाएंगे, क्योंकि इनमें क्या आ रहा है हमारे पास, हमें पता है अभी कांस्टेंट टेम्परेचर वेरिएबल जो है वो हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर हमें पता है वो चेंज हो रहा है। तो फर्स्टली एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, फर्स्ट एंट्रोपी चेंज आइडियल गैस फर्स्ट में प्रेशर है वो इनिशियल क्या था P1 नोट, और अब फाइनल प्रेशर है वो कितना हो गया, पार्शियल प्रेशर जो मिक्सचर में हम देख रहे हैं दैट इज P1 simple. So entropy change of ideal gas 1 can be given as delta S. We can denote here entropy change of ideal gas 1 by delta S1 here will be equal to R natural logarithm. Initial pressure here is P
1 knot and final pressure is simply P1। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ये सिर्फ 1 मोल के लिए डिराइव किया था। यहाँ पे अब आइडियल गैस के टोटल मोल कितने हैं N1, तो जस्ट मल्टीप्लाई जो 1 मोल के लिए फॉर्मूला था उसको टोटल नंबर ऑफ मोल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने हैं आइडियल गैस 1 के मोल्स, यहाँ पे N1 मोल्स है। सो दिस इक्वेशन इज एंट्रोपी चेंज फॉर द एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस फर्स्ट विच having initial pressure is P1 naught and final pressure is P1, naming the equation this equation 1 and here this is equation 2. Similarly entropy change for ideal gas second, so ideal gas second के लिए we can represent as delta S2 will be equal to R नेचुरल लॉगरिथम इनिशियल प्रेशर कितना था आइडियल गैस सेकंड का P2 नोट एंड फाइनल प्रेशर आफ्टर मिक्सचर दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस सेकंड इन मिक्सचर। और कितने मोल्स की बात हो रही है यहाँ पे, आइडियल गैस के हम कितने मोल लेके चल रहे हैं, टोटल आइडियल गैस सेकंड के मोल है N2। सो दिस equation can be represented as equation 3rd. Now the total entropy change आफ्टर मिक्सिंग, अब टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आएगा मिक्सिंग के बाद, जितना आइडियल गैस फर्स्ट में आया है और सेकंड में आया है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। टोटल एंट्रोपी चेंज आफ्टर मिक्सिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग। हियर डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस में डेल्टा S2। हियर डेल्टा S1 is equal to N1 R natural logarithm, that is equation number 2 क्या हो जाएगा P1 नोट डिवाइडेड बाय P1 प्लस में N2 R नेचुरल लॉगरिथम इनिशियल प्रेशर कितना था आइडियल गैस सेकंड का P2 नोट डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर दैट इज P2। दिस इज द इक्वेशन फॉर टोटल एंट्रोपी चेंज आफ्टर मिक्सिंग ऑफ गैस। अगर हम इस इक्वेशन को क्या रिप्रेजेंट करें इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन 4 को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरीके से, लेट कर लेते हैं। आफ्टर मिक्सिंग जो टोटल प्रेशर है वो क्या है P, लेट कर लिया जो मिक्सचर में प्रेशर टोटल प्रेशर है वो कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं और वहाँ पे मोल फ्रैक्शन है मिक्सचर में, लेट कर लिया हमने X1 है दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 एंड X2 इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल गैस सेकंड। हियर सो अप्लाई द Dalton's law of partial pressure ऑन द मिक्सचर पे जब हम पार्शियल प्रेशर का लॉ लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल pressure, here P1 partial pressure of ideal gas will be equal to mole fraction of ideal gas 1 and the total pressure of the mixture. This is equation number 5. Similarly, partial pressure of ideal gas second will be equal to mole fraction of ideal gas second in mixture into total pressure of that mixture. This is equation number 6. Put the value of partial pressure P1 and P2 from Dalton's law of partial pressure, that is equation 5th and 6th, in equation number 4, and we get the result delta S of mixing will be equal to N1R natural logarithm of P1 naught by X1P plus में N2R natural logarithm P2 naught by X2P. This equation can be represented as equation number 7. Now we can simplify further. हम इस equation को और भी simplify कर सकते हैं. लेट
कर लेते हैं कि जो इनिशियल प्रेशर है आइडियल गैसेस का, जितनी हम आइडियल गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, जैसे इस केस में हम 2 आइडियल गैस को मिक्स कर रहे हैं, अगर हम दोनों आइडियल गैस का इनिशियल प्रेशर है वो सेम ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि जो मिक्स करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम उन दोनों गैसेस के वॉल्यूम के समेशन के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे इनिशियल वॉल्यूम अगर आइडियल गैस 1 की V1 हो और सेकंड की V2 हो तो आफ्टर मिक्सिंग जो टोटल वॉल्यूम है वो इक्वल हो V1 प्लस V2 के। और जो इनिशियल प्रेशर है अगर हम ऑलमोस्ट इक्वल ले लें, P1 नोट इक्वल टू P2, तो इस कंडीशन पे अगर हम आइडियल गैसेस को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद भी जो टोटल प्रेशर होता है गैसेस का वो भी ऑलमोस्ट दोनों आइडियल गैसेस का जो इंडिविजुअल अकेले जब विदाउट मिक्सिंग जो प्रेशर होता है उसी के इक्वल होता है ऑलमोस्ट। यानी कि वी कैन से दैट इनिशियल प्रेशर विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आफ्टर मिक्सिंग। तो अगर यही रिलेशन हम P1 और P2 के ये वैल्यू इक्वेशन 7 में पुट करें, इक्वेशन में 7 में पुट करेंगे तो हमारे पास नया जो डेरिवेशन है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की वो क्या होगा, N1 R नेचुरल लॉगरिथम हेयर P1 नोट किसके इक्वल है, हेयर P के इक्वल एंड X1 P। सिमिलरली N2 R नेचुरल लॉगरिथम P2 नोट किसके इक्वल है, P डिवाइडेड बाय X2 P से P कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, N1 R नेचुरल लॉगरिथम 1/x1 बचेगा यहाँ पे। और 1/x1 को मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम x1, क्योंकि x1 के पावर -1 और -1 है वो आगे आ जाएगा। तो वी कैन राइट -N1 R नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x1 एंड सिमिलरली दिस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P से P हेयर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एंड N2 R नेचुरल लॉगरिथम x2। तो दिस इज द रिलेशन और दिस इज द इक्वेशन फॉर एंट्रोपी चेंज आफ्टर मिक्सिंग ऑफ 2 आइडियल गैसेस। अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा हेयर एंड R भी हम कॉमन निकालें तो पीछे क्या रहेगा, N1 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x1 प्लस N2 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x2। ये तो हमने जस्ट डिफाइन किया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 आइडियल गैसेस को मिक्सचर किया है। इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। अगर मैं इसको यहाँ पे मोर देन 2 आइडियल गैस को मिक्सचर कर रहे हैं, मोर देन 2 आइडियल गैसेस के मिक्सचर के लिए लेट कर लिया यहाँ पे, अगर हम 3 गैसेस को मिक्स करें, 3 गैसेस को मिक्स करें तो जस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -R बाहर N1 L1 x1 प्लस N2 Ln x2 प्लस N3 Ln x3। सिमिलरली अगर 4 करें तो -R N1 Ln x1 प्लस N2 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x2 प्लस N3 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x3 प्लस N4 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x4। यानी कि सिंपली हम जितनी भी गैसेस को कंबाइन कर रहे हैं उन हर एक गैसेस का एक फैक्टर है वो ऐड होता जाएगा। वो कौन सा फैक्टर होगा कि उस गैसेस के नंबर ऑफ मोल इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है मिक्सचर में। तो वी कैन सिंपली राइट दिस इक्वेशन दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग फॉर n नंबर, या फिर वी कैन से दैट फॉर ith नंबर ऑफ आइडियल गैसेस को अगर हम मिक्स करें तो वी कैन राइट दैट डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग Ni समेशन ऑफ Ni नेचुरल लॉगरिथम ऑफ xi। From this formula, we can determine the entropy of mixing by mixing the ith number of ideal gases, where Ni is the number of moles of ith component and natural logarithm of xi, x is the mole fraction of that component in a mixture. This is equation number 9. तो ये 8 and 9, 8 है जस्ट 2 मोल, 2 कंपोनेंट्स हैं आइडियल गैसेस के, और ये है जनरल जहाँ पे ith कंपोनेंट हम ले रहे हैं, i नंबर ऑफ गैसेस हम मिक्स कर रहे हैं। तो ये दोनों रिलेशन है, ये जनरल है, यानी
यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए हैं टोटल एंट्रोपी चेंज। अगर हमें एंट्रोपी चेंज पर मोल निकालना है तो जितनी एंट्रोपी चेंज हमने टोटल निकाली है उसको हम टोटल नंबर ऑफ मिक्सचर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे दो कंपोनेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग, ये दो गैसेस हमने मिक्स की है तो ये टोटल जो मोल आए हैं N1 प्लस N2 टोटल गैस की एंट्रोपी चेंज है। अगर हमें सिर्फ मिक्सचर के एक मोल की बारे में पूछे कि एक मोल में कितना एंट्रोपी चेंज आया है तो हम इस इक्वेशन नंबर 8 को उस मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने उस मिक्सचर के, N1 हमने फर्स्ट गैस का मिक्स किया और N2 हमने सेकंड का, तो जो मिक्सचर बना वो कितने मोल्स बना टोटल N1 प्लस N2। सो डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 8 बाय N1 प्लस N2 वी गेट द एंट्रोपी चेंज फॉर 1 mole of mixture। सो N1 प्लस N2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिलेशन क्या आई है, -R N1 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल मिक्सचर के कितने हैं N1 प्लस N2 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x1, N2 बाय N1 प्लस N2 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x2। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग है वो किसके इक्वल आ गया -R N1 बाय N1 प्लस N2, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट नेचुरल लॉगरिथम x1 प्लस में N2 बाई N1 प्लस N2, ये किसका सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया। मोल फ्रैक्शन हम ऐसे निकालते हैं ना, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। तो सिमिलरली यहाँ पे ये किसका बन गया x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस एंड ln x2, नेमिंग दिस इक्वेशन बाय इक्वेशन नंबर 11। तो इस रिलेशन को, ये जो हमारे पास रिलेशन आई है ये सिर्फ दो कंपोनेंट की आई है कि इन टर्म पर मोल अगर हमें मिक्सचर की एंट्रोपी निकालनी है और दो कंपोनेंट का मिक्स किया तो वो क्या हो जाएगा, -R बाहर x1 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x1 प्लस x2 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x2। अगर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट दो से ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं और लेट कर लिया हम i नंबर ऑफ कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं या फिर जर्नलाइज्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, -R इंटू समेशन, मान लो 3 कर रहे हैं तो x1 ln x1 प्लस x2 ने log ऑफ x2 प्लस x3 log ऑफ x3, 4 कर रहे हैं तो प्लस x4 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x4। तो जितने भी कंपोनेंट हम मिक्स कर रहे हैं उन सब कंपोनेंट्स में से ith कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स। तो जितने भी गैस हम मिक्सचर कर रहे हैं उन सब का ये फैक्टर है वो ऐड करके उसे -R से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 12 और ये है एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग फॉर 1 मोल ऑफ द मिक्सचर और पर मोल एंट्रोपी चेंज है ये। और जो पहली रिलेशन थी हमने डिराइव की थी दोनों, वो थी टोटल एंट्रोपी चेंज और ये दोनों है पर मोल की मिक्सचर का 1 मोल की अगर हम बात करें तो कितना एंट्रोपी चेंज आएगा। क्लियर है। अब इस पे अगर एक न्यूमेरिकल की लिखते हैं। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले एंट्रोपी मिक्सिंग में जो 2 ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से मिली है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो आइडियल गैस को हम मिक्स करते हैं तो आफ्टर मिक्सिंग जो एंट्रोपी में चेंज आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड सेकंड थिंग कि आफ्टर मिक्सिंग जो एंट्रोपी चेंज है यहाँ पे वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, और मोल फ्रैक्शन है वो हर एक कंपोनेंट का 1 से लेस होगा, क्योंकि जब टोटल मोल जो कितने होंगे वो 1 की बात कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट का लेस देन 1 होता है। तो हर एक कंपोनेंट का 1 से लेस होगा तो नेचुरल लॉगरिथम अगर हम निकालते हैं किसी डिजिट का 1 से कम का तो ये डिजिट है वो नेचुरल लॉगरिथम वो माइनस में आएगा, और ये ऑलरेडी टर्म है वो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
जाएगा, यानी कि एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग है वो पॉजिटिव है। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब एंट्रोपी में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। सो वी कैन से दैट द मिक्सिंग ऑफ एन आइडियल गैसेस इज ऑलवेज अकम्पेनिड बाय इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, यानी कि जब भी हम आइडियल गैस को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर में एंट्रोपी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल गैस जब सेपरेट फॉर्म में थी, अलग अलग थी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, यानी कि एंट्रोपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो किस तरीके से आ सकती है। ये न्यूमेरिकल की टर्म देके या स्टेटमेंट देके आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब एंट्रोपी चेंजेस के हमने कई सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि आइडियल गैस को मिक्स करने के बाद इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, और इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वेरिएबल, जैसे वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है। तो स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 mole of hydrogen gas is mixed with 2 moles of oxygen at room temperature, assuming the gas behaves ideally। यानी कि स्टेटमेंट में सबसे पहले तो वो चीज़ें लिख लो जो हमें गिवन है। क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज। हाँ, सिर्फ यहाँ बात की है कि एंट्रोपी चेंज, इसने कुछ नहीं बोला है कि पर मोल निकालना है या कैसे निकालना है। जब सिंपल एंट्रोपी चेंज बोला है तो हम टोटल एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। टोटल एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, हमें दिया हुआ क्या है, जो फर्स्ट गैस, 2 ही गैस है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के फर्स्ट गैस के नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट गैस का नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N1 है, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सेकेंड गैस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N2 है, वो कितना है, 2। अब हमें फॉर्मूला पता है, ये हो गया ये चीज़। फॉर्मूले में हमें पता है हमारे पास, एक तो ये फॉर्मूला था डेल्टा एस मिक्सिंग माइनस आर समेशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास कौन सा था, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग माइनस आर समेशन ऑफ एन आई हेयर एल एन एक्स आई। ये तो पर मोल की बात कर रहा है, ये यहाँ पे टोटल एंट्रोपी चेंज की। पर मोल हमें नहीं पूछा है तो हम टोटल एंट्रोपी चेंज देंगे यहाँ पे। तो टोटल एंट्रोपी चेंज में यहाँ पे 2 कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं तो हमें आई यानी कि 1 और 2, N1 हमें पता है, N2 हमें पता है, तो X1 और X2 हम निकाल लेंगे। X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए मिक्सचर। तो N1 हमारे पास कितना है, 1, और N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3। तो X1 आ गया है। X2 है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए गिवन मिक्सचर। तो ऑल कंपोनेंट्स कितने हैं, 2 ही तो कंपोनेंट्स है टोटल। N2 कितना है, हेयर 2, और टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना हो गया, 2/3। तो अगर टोटल एंट्रोपी चेंज पूछा है तो हम रिलेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूला, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे हेयर। तो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो कितना आएगा, दैट इज डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर, हेयर 2 ही कंपोनेंट्स है, देन N1 इंटू ln x1 प्लस N2 नेचुरल लोगेरिथम x2 हेयर। R है वो क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2.303 हेयर। N1 कितना है हमारे पास, 1 ही मोल है हाइड्रोजन का। नेचुरल लोगेरिथम x1 हमने निकाल लिया, कितना आया है यार, 1/3, प्लस में N2 कितने मोल है, 2, एंड नेचुरल लोगेरिथम x2 कितना आया हमारे पास, 2/3। सिंपली हम नेचुरल लॉग है और इसको लॉग बेस करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.30 सॉरी यहाँ पे लॉग है, उसको नेचुरल लॉग को हमने लॉग टू द बेस में किया है, और R है, R गैस कांस्टेंट है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8.314। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एंट्रोपी चेंज है वो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 15 जूल पर केल्विन के इक्वल आएगा। यहाँ पे क्लियर है।
अगर यहाँ पे ये तो टोटल एंट्रोपी चेंज, अगर मोल पर मोल मिक्सचर की बात करें, यहाँ पे पर मोल की मिक्सचर बात करें तो वो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में यही देगा, कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी चेंज। तो मोलर एंट्रोपी चेंज के लिए फॉर्मूला हम ये नहीं लगाएंगे बल्कि ये लगाएंगे XI ln XI। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -R × X1 नेचुरल लॉग ऑफ x1 प्लस x2 नेचुरल लॉग ऑफ x2। तो उस टाइम पे जो डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा, मोलर एंट्रोपी चेंज, एंड दिस इज द टोटल एंट्रोपी चेंज, दैट इज जूल पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। अब तक हमने एंट्रोपी में चेंजेस डिस्कस किए हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, कई यहाँ पे जहाँ पे फेज चेंज हो रहा हो, जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो, या कोई सब्सटेंस एक फेज से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो, और जहाँ पे आइडियल गैस मिक्स कर रहे हैं या आइडियल गैस के सिंपल वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज हो रही हो, तो इन सब केसेस में एंट्रोपी चेंज है वो डिस्कस किया। तो ये जितने भी प्रोसेस, वेरियस नंबर ऑफ प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज डिस्कस करने के बाद ये देखा गया कि जितने भी एंट्रोपी प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज होने के साथ साथ उस प्रोसेस में रेंडमनेस भी आ रही है, या फिर भी हम कह सकते हैं कि डिसऑर्डरनेस आ रहा है, यानी कि सिस्टम है वो उसमें डिसऑर्डर आ रहा है, उसमें रेंडमनेस है वो इंक्रीज हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, हम कुछ एग्जाम्पल से उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमने ड्यूरिंग फेज चेंज हो रहा है, वहाँ एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला डिस्कस किया था कि डेल्टा एंट्रोपी चेंज है ड्यूरिंग फेज चेंज क्या होगा, लेटेंट हीट डिवाइडेड बाय एट कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे फेज चेंज हो रहा है। वहाँ हमने देखा था कि जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होगा वहाँ एंट्रोपी में इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो बाय सिंपल डेरिवेशन हमने ये देखा कि एंट्रोपी में इंक्रीज आएगा। लेकिन जैसे जैसे सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अगर सॉलिड है तो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है तो वो एक रेगुलर ऑर्डर में फिक्स्ड पोजीशन में है। लेकिन जैसे ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कब होगा, बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जैसे वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या हम हीट एनर्जी है वो अब्जॉर्ब करेगा सॉलिड, तो उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की एनर्जी बढ़ते ही वो क्या होंगे, मूव होना शुरू हो जाएंगे और रैंडमली मूव करेंगे। रैंडमली मूव करेंगे तो जैसे ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो जो ऑर्डर है वो फिक्स्ड नहीं रहा है, कांस्टेंट नहीं रहा है, वो क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रैंडमनेस आ गई है उसमें। तो इस तरह से सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है और मेल्टिंग ऑफ सॉलिड हो रही है तो वहाँ एंट्रोपी इंक्रीज होने के साथ साथ सिस्टम में क्या आ रही है, रैंडमनेस आ रही है। सिमिलरली वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, जब हम लिक्विड को वेपराइज करते हैं, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो बाय प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि एंट्रोपी में क्या आ रहा है, वहाँ पे इंक्रीज आ रहा है। तो एंट्रोपी में इंक्रीज आ रहा है, लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट होंगे बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, लिक्विड में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो इतना ज़्यादा रैंडम मूव नहीं करेंगे जितना एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद वो वेपर्स फॉर्म में आ जाते हैं। वेपर्स में जो रैंडमनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज है वो अकम्पेनिड होगा बाय इंक्रीज इन रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली हीटिंग ऑफ मैग्नेटाइज्ड आयरन नीडल, आयरन नीडल अगर मैग्नेटाइज्ड है तो वो एक ऑर्डर्ड में वहाँ पे है, इट मीन्स उसके जो आयरन नीडल मैग्नेटाइज है तो आयरन नीडल के जो मॉलिक्यूल है वो एक परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज्ड है। लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल है वो एक परफेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, उनकी ओरिएंटेशन है को उनका एक पर्टिकुलर जो फैशन है ओरिएंटेशन का, ओरिएंटेड जिस फॉर्म में वो ओरिएंटेड है वो अपना रेगुलर अरेंजमेंट है वो लूज़ कर देंगे और खुद डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। मीन्स रैंडमनेस
इम्पर्टेंस इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही एंट्रोपी इंक्रीज होगी। सिमिलरली ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इरिवर्सिबल होते हैं, और जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है हर किसी की एंट्रोपी है वो क्या होगी, इंक्रीज। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे हीट का फ्लो फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, गैस का डिफ्यूजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये सब क्या होते हैं, जैसे ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं हीट हॉट एंड से लो एंड की तरफ जाती है तो वहाँ उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम बिहेवियर हो जाता है उनका। सिमिलरली गैस है जब हाई प्रेशर से लो हाई प्रेशर में होते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं, लेकिन जैसे लो प्रेशर की तरफ जाता है तो गैस पे प्रेशर है वो लेस हो जाएगा। प्रेशर लेस होते ही गैस के मॉलिक्यूल है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उनका ऑर्डर है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि डिसऑर्डर है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो चारों प्रोसेस हमने जहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही थी हमने डेरिवेशन से देखे प्रीवियस लेक्चर में, और एंट्रोपी इंक्रीज होने के साथ हमने ये ऑब्जर्व किया गया कि इन सब प्रोसेस में डिसऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है, और वी कैन से दैट रैंडमनेस है वो बढ़ रही है। तो इन चारों प्रोसेस से हम ये कह सकते हैं, ये कंक्लूजन निकला है कि एंट्रोपी का फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या, एंट्रोपी फिजिकली क्या डिटरमाइन करती है, एंट्रोपी मेजर द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब उस सिस्टम में रैंडमनेस या डिसऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब उस सिस्टम में रैंडमनेस और डिसऑर्डर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपली वी कैन से दैट एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो रैंडमनेस किस तरह से इंक्रीज हो रही है, अगर हम छोटा सा सबसे सिंपल बेसिक एग्जांपल लें। बेसिक एग्जांपल जैसे स्कूल है, स्कूल में सारे क्लासेस लगी हुई है, स्कूल टाइम चल रहा है, सारे स्टूडेंट्स वो क्लास में बैठे हैं, एक प्रॉपर सीटिंग ऑर्डर में बैठे हैं क्लासरूम्स में, लेकिन जैसे ही बेल बजती है तो ऑर्डर है वो ख़त्म हो जाता है। एक तरह से बच्चे हैं वो एक रोटेशन में या फिर एक प्रॉपर सिटिंग ऑर्डर में नहीं बैठेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इधर से उधर। तो एक तरह से उनमें बेल बजते ही क्या आ गई है, रैंडमनेस आ गई है। जैसे कॉलेज में आपका एग्जांपल है, जब तक क्लास में टीचर है तब तक आप क्लास में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बैठे होंगे, एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, एक फिक्स्ड ऑर्डर में बैठे होंगे। जैसे क्लास में टीचर नहीं होगा, क्लास से टीचर जाएगा, आप बिल्कुल वहाँ पे डिसऑर्डर हो जाएंगे, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी टेबल पे जा रहा है, वहाँ पे रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही केस सिस्टम में होता है एंट्रोपी का। एंट्रोपी ज़्यादा मीन्स वहाँ पे रैंडमनेस और डिसऑर्डर ज़्यादा। एंट्रोपी लेस है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे ऑर्डर क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है, रैंडमनेस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है। तो इसी के साथ थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट है हमारा वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट कुछ टर्म थर्मोडायनेमिक्स की बची है, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स का जो फोर्थ पार्ट है, लास्ट कुछ पार्ट जैसे कि वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन मीन्स हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिव्स फंक्शंस, कुछ टॉपिक्स बचे हैं दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।